द स्टूडियो सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड का नाम है द वनर। एपिसोड की शुरुआत में ही सैल सैपरस्टीन, जो कॉन्टिनेंटल स्टूडियोज का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, एक बोल्ड ओपिनियन देता है। वो कहता है कि वनर्स जो होते हैं वो रिडिकुलस होते हैं, बेकार होते हैं। एक तरह से डायरेक्टर शो ऑफ कर रहा होता है कि उसके पास कितना टैलेंट है, और साथ ही अपने पूरे क्रू को डायरेक्टर टॉर्चर कर रहा होता है। हालांकि जो व्यूअर्स होते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई एपिसोड या कोई फिल्म वनर है या नहीं। वनर का यहाँ पर मतलब है एक ऐसी फिल्म मेकिंग ट्रिक जिसमें एक लंबा अनब्रोकन टेक होता है और उसी वन टेक में पूरी कहानी कही जाती है। अब ये वन टेक एक एपिसोड को शूट करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि एडोलेसेंस में आपने देखा था, या फिर किसी फिल्म को खास करके दिखाने के लिए, या फिर किसी फिल्म की थीम को ज़्यादा करीब से व्यूअर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा आपने बर्डमैन में देखा होगा। या कई बार किसी फिल्म में कोई एक सीन ऐसा होता है जिसमें कैरेक्टर के उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए, या फिर कहानी के किसी एक सीन को वन टेक में शूट किया जाता है ताकि व्यूअर्स कैरेक्टर के इमोशनल उतार चढ़ाव को ज़्यादा करीब से महसूस कर सकें। जो भी हो, साल के हिसाब से वनर्स बेकार होते हैं, शो ऑफ होते हैं। वहीं मैट रेमिक, जो कॉन्टिनेंटल स्टूडियोज़ का नया स्टूडियो हेड बना है, उसके हिसाब से वनर्स तो कमाल के होते हैं, अमेजिंग होते हैं। उसे लगता है कि ये क्रिएटिविटी और स्किल का ब्यूटीफुल ब्लेंड है। एक्चुअली ये लोग अभी एक फिल्म के सेट पर आए हैं जिसमें एक वनर ही शूट किया जा रहा है। ये फिल्म का आखिरी सीन है और ये एक वनर के साथ खत्म होगा। इसी के साथ शुरुआत होती है इस एपिसोड की, जो 25 मिनट का है, और ऐसा लगता है कि ये खुद ही एक वनर है। सो इस एपिसोड के अंदर जिस फिल्म की शूटिंग हो रही है उसकी डायरेक्टर है सारा पॉली। ये एक्चुअली वुमेन टॉकिंग फिल्म जिसे ऑस्कर मिला था उसकी डायरेक्टर हैं। इन्होंने आखिरी बार एक्टिंग की थी मिस्टर नोबडी फिल्म में, और ये 17 साल पहले की बात है। सो एपिसोड के अंदर जिस फिल्म की शूटिंग हो रही है उसकी एक्ट्रेस हैं ग्रेटा ली, जिन्हें आप पास्ट लाइव्स, रशियन डॉल और द मॉर्निंग शो में देख चुके हैं। आज के दिन सारा पॉली को एक सिंगल टेक मास्टरपीस सीन निकालना है, क्योंकि शाम हो रही है, गोल्डन आवर चल रहा है, तो सूरज के डूबने से पहले ये सीन फाइनल हो जाना चाहिए। सो प्रेशर बिल्कुल क्रू के ऊपर है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। एपिसोड में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही लगा मुझे कि द स्टूडियो का ये एपिसोड वनर के रूप में है, और इसके अंदर जिस फिल्म की शूटिंग हो रही है, जो हमें दिखाया जा रहा है, उसके अंदर भी एक वनर सीन शूट किया जा रहा है। मैट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और इसीलिए सैल को लेकर सेट पर पहुंचा हुआ है। अपनी गाड़ी को पार्क करने के दौरान वो एक मेजर रूल इग्नोर करता है। उसे अपनी गाड़ी जहां पार्क करनी चाहिए थी उसने वहां पर गाड़ी नहीं लगाई, बल्कि अपने फ्लैशी कन्वर्टेबल कार को, जिसका लाइसेंस प्लेट है STD हेड, जो एक्चुअली स्टूडियो हेड का शॉट है, उसने इस गाड़ी को सेट के ठीक सामने लगा दिया है और बेसिकली ये कह रहा है कि मैं स्टूडियो हेड हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ गाड़ी पार्क कर सकता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करके बताएं। सैल मैट को कहता है कि तुमने एक फैंसी सूट पहना हुआ है जिससे लोगों को पता चल जाएगा, यानी कि क्रू के लोगों को पता चल जाएगा कि तुम एक आउटसाइडर हो, तुम सेट पर बिलोंग नहीं करते। सेट पर जब भी आओ कैजुअल कपड़े पहन कर आओ। मैट को जल्द ही इस बात का एहसास हो जाता है कि सैल सही कह रहा था, क्योंकि लोग उसे पहचानने लगते हैं और उसके सामने अलग अलग डिमांड्स रखने लगते हैं। उनको पता होता है कि हम जो चाहते हैं वो मैट ही पूरा कर सकता है। इसके अलावा वो मैट को काफी अलग तरीके से ट्रीट करते हैं बाकी लोगों के मुकाबले। इसीलिए मैट फौरन वार्डरोब की तरफ जाता है और एक कैजुअल वेयर पहन लेता है। सेट पर पैटी, यानी कि कॉन्टिनेंटल स्टूडियोज की प्रीवियस स्टूडियो हेड मौजूद है। वो मैट को कहती है कि सबकी नजरों से दूर रहो, चुपचाप कोने में बैठे रहो, क्योंकि तुम डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे। वहीं डायरेक्टर सारा पॉली अफेक्टेड होने के बावजूद मैट से रूडली बिहेव नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता है कि मेरी डिमांड्स अगर कोई पूरी कर सकता है तो वो स्टूडियो हेड मैट है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखती है और मैट से बहुत ही सॉफ्टली, प्यार से बात करती है, क्योंकि वो चाहती ये है कि इस फिल्म के आखिरी सीन में, जिसे वो शूट कर रही है इस वक्त, उसके बैकग्राउंड में रोलिंग स्टोन बैंड का एक गाना बजे। गाने का नाम है यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, और इसके राइट्स खरीदने में करीब $800,000 लगेंगे। सो अपना गाना पाने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को पूरा करने के लिए वो मैट को बर्दाश्त करती है। सैल और पैटी जानते हैं कि सारा खुद कुछ नहीं कह सकती, वो अपनी डिमांड पूरी करवाना चाहेगी, और इसके अलावा जो बाकी लोग मौजूद हैं यहाँ पर क्रू में, चाहे वो एक्टर्स हों, वो भी मैट से अपनी डिमांड्स पूरी करवाना चाहेंगे, इसीलिए उससे स्वीटली बिहेव करेंगे। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नुकसान हो रहा है यहाँ पर, वो लोग सीन शूट कर पाए या ना कर पाए, मैट को कुछ नहीं बोला जाएगा। इसीलिए सैल और पैटी जो हैं वो मैट को सबसे दूर रखने की कोशिश करते हैं और उससे एक जगह पर बिठा देते हैं, जिससे वो कहते हैं कि ये प्राइवेट वीडियो विलेज है और यहाँ से आप पूरे सीन को शूट होते हुए देख सकते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये दोनों नहीं चाहते कि टाइम वेस्ट हो, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रेटा ली जल्द ही लंदन जाने वाली है
उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म साइन की है जिसकी शूटिंग लंदन में शुरू हो रही है और एक बार आज का दिन गया तो गया, वो भी चली जाएंगी, जिससे स्टूडियो को ऑफ कोर्स फाइनेंशियली नुकसान होगा और उन्हें वेट करना पड़ेगा ग्रेटा ली के वापस आने का। हालांकि मैट खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो डायरेक्टर से बार बार बातें कर रहा है। वो अपने प्राइवेट वीडियो विलेज को छोड़कर सारा पॉली के पास आकर बैठ गया है और उसे इंटरप्ट कर रहा है, उसका फोकस तोड़ रहा है, उसके फ्लो की परवाह नहीं कर रहा। वो समझ ही नहीं पा रहा कि वो एक्चुअली हेल्प करने की जगह नुकसान कर रहा है। सारा यहाँ पर एक गलती कर देती है। वो मैट से कहती है कि आपका जो इनपुट है वो वेलकम है, आप जो भी आइडिया देना चाहें दे सकते हैं। और इस वजह से मैट भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है और कहता है कि ग्रेटा का जो कैरेक्टर है वो स्क्रिप्ट के पहले सीन में कहता है कि मैं स्मोकिंग छोड़ चुकी हूँ। तो ऐसे में अगर आप इस सीन की स्टार्टिंग में ग्रेटा को स्मोक करते हुए दिखाएं, उनके हाथ में एक जॉइंट दिखाएं, तो जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो एक तरह से कंप्लीट हो जाएगी, एंडिंग तक पहुँच जाएगी। वो बुक एंड का जिक्र करता है। बुक एंड्स एक्चुअली एक राइटिंग टेक्निक होती है जिसमें स्टोरी जहाँ से शुरू होती है वहीं पर ख़त्म होती है, कुछ सिमिलर और रिलेटेड एलिमेंट्स के साथ। इससे होता यह है कि एक सेंस ऑफ क्लोजर क्रिएट होता है, ऐसा लगता है कि कहानी कंप्लीट हो गई है। टेक 3 की बारी आती है, सब कुछ स्मूथ जा रहा होता है, लेकिन मैट फिर से ग्रेटा को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसके अलावा यह भी समझ में आता है कि जो कपड़े उसने पहने हुए हैं वो एक बैकग्राउंड एक्टर की आउटफिट है जिसकी अभी इस सीन में ज़रूरत है। बारी आती है टेक 4 की। मैट फिर से फ्रेम में आ जाता है, लड़खड़ाता है और गिर जाता है। एक लैंप भी टूट जाता है जिसके कांच के टुकड़े उसकी नाक में जाकर लगते हैं और ब्लड आने लगता है। अब जाकर डायरेक्टर सारा पॉली फाइनली ऐसा लगता है कि आपे से बाहर होना शुरू हो गई है, क्योंकि उनके हिसाब से जितना टाइम बचा था वो सिर्फ 2 रीटेक्स अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन अभी चौथा टेक चल रहा है। शुरुआत होती है टेक 5 की। ग्रेटा ऐसा लगता है कि परफेक्ट एक्ट्रेस हैं, ऐसा लगता है सीन पूरा हो जाएगा। सीन बस पूरा ही होने वाला होता है। वो अपनी गाड़ी में बैठ चुकी हैं। उनका जो कंपोजर है उसे खोते हुए हम देखते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हैं और फिर बिखर जाती हैं कैमरे के आगे। गाड़ी में बैठकर वो गाड़ी चलाने वाली होती हैं, लेकिन मैट ने जो गाड़ी पार्क की थी सेट के ठीक सामने, वो उनकी गाड़ी को ब्लॉक कर रही है। तो ये सीन पूरा नहीं हो सकता क्योंकि गाड़ी को आगे जाते हुए शूट करना था कैमरे के साथ। मैट भागकर जाता है अपनी गाड़ी को रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन गाड़ी के पास पहुंचकर उसे याद आता है कि उसकी जो चाबियां हैं वो तो उस सूट में हैं जो उसने वार्डरोब के पास छोड़ा हुआ है। उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो उसके नहीं है और चाबी भी उनकी जेब में नहीं है। वो भागकर जा रहे हैं कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की तरफ जहाँ पर बाकी सारे कपड़े हैं उनके कपड़ों के साथ। वो शर्मिंदा है और वापस आते वक्त डायरेक्टर सारा पॉली उनसे कह ही देती है कि रोलिंग स्टोन का जो गाना है वो मुझे चाहिए इस सीन के आखिर में। वो हामी भर देते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा घबराए हुए हैं, वो ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा ग्रेटा भी कहती है कि मुझे ट्रैवल के लिए, मार्केटिंग के लिए स्टूडियो जेट की ज़रूरत है, कमर्शियल प्लेन से मैं ट्रैवल नहीं करना चाहती और टीम उसी स्टूडियो जेट में ट्रैवल करेगी। मैट इसके लिए भी मान जाते हैं क्योंकि वो शर्मिंदा है अपनी हरकत पर कि उनकी वजह से वक्त जा रहा है और सीन शूट नहीं हो पा रहा है, तो वो सबको खुश रखने के लिए हामी भरते जाते हैं उनकी डिमांड्स पर। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने जब एंट्री की थी यहाँ पर तो अपने लिए कॉफ़ी मंगाई थी और उस कॉफ़ी से भी वो टकराते हैं, कॉफ़ी गिरती है। बेसिकली एक तरह से बुक एंड हो रहा है यहाँ पर उनकी कहानी का जो उन्होंने मेंशन किया था सारा पॉली के आगे। मैट बाहर जा रहे हैं, फाइनली अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, उनके साथ सैल भी मौजूद है। पीछे अंधेरा हो रहा है, गोल्डन आवर, मैजिक आवर जा चुका है। मैट का कहना है कि बुक एंड का जो उनका आइडिया था वो परफेक्ट था। सैल भी अग्री करता है। सैल के पास मैसेज आता है, पता चलता है डायरेक्टर जो सीन शूट कर रही थी अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है, गोल्डन आवर जा चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और क्रेडिट्स पर रोलिंग स्टोन का वही गाना बजता है जिसकी सारा पॉली ने डिमांड की थी, यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। सो मैट का जो पहला ब्लंडर था, उसने जो गाड़ी गलत जगह पार्क की थी, वहीं से उनकी गलती शुरू होती है और आखिर में जो सारा पॉली अपना सीन शूट नहीं कर पाई, उसी एक गलती की वजह से नहीं कर पाती, तो उनके कैरेक्टर ने खुद बुक एंड किया है यहाँ पर। एक बात है कि ग्रेटा का जो कैरेक्टर है उसे एक टेक में क्रम्बल करते हुए दिखाना था कि किस तरह से वो बिखरती है, और मैट की जर्नी भी यही दिखाती है। जब वो सेट पर एंटर करता है तो बहुत रोब में होता है, रुबाब में होता है, लेकिन आखिर तक आते आते वो ऐसा लगता है कि बिखर चुका है। और ये सब कुछ हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक कट में शूट हो रहा है। उसे वनर्स से जितना ज़्यादा प्यार था, वो नाम भी लेता है बर्डमैन का, चिल्ड्रन ऑफ मैन, गुड फेलाज। इतना तो क्लियरली समझ में आता है कि उन्हें वनर्स से वाकई प्यार है, लेकिन उनकी इनसिक्योरिटी
सब कुछ एक डिजास्टर में बदल देती है। वो एक्चुअली कोई घमंडी या अकड़ू इंसान नहीं है, लेकिन वो थ्रिल को बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं और खुद पर काबू नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से अक्सर उनके साथ गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, ये जो पूरा एपिसोड है हमें दिखाया ऐसे जाता है जैसे वन टेक में शूट हो रहा है। ऐसा रियल में नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबे लंबे शॉट्स को मिलाकर इस एपिसोड को बनाया गया है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए और ये ज़रूर बताइए कि आपको द वनर का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो एक शॉट में पूरी कहानी बयान की जाती है या पूरे सीन को शूट किया जाता है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या ये बस एक शो ऑफ है या वाकई, जैसा कि मैट का मानना है, कि ये सिनेमा, आर्ट और टेक्निकलिटी का मिलन है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बाय।